इजराइल, जो आज भले ही भारत का दोस्त है, लेकिन उससे 14,000 बच्चों ही नहीं, मानवता के किसी भी स्तर की इस कदर की उम्मीद करना कि वो मानवता के लिए वो काम करे जो भारत कभी पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ करता था, शायद उसके इतिहास को न जानना है। इजराइल मानवता के बल पे तो कभी अपने अस्तित्व की लड़ाई भी नहीं लड़ा। उसे उसका अस्तित्व चाहिए था, जिसके लिए उसने न जाने अपने कितने लोगों की बलिदान दे दी। लेकिन अपने अस्तित्व की लड़ाई में वो तब भी जीता था, बीच में भी जीतता आया, आज भी जीत रहा है और आगे भी जीतेगा। इस नृशंसता की पूरी कहानी, जिसे पूरा विश्व इस समय मानवता विरोधी कह रहा है, वो कहानी आज आपके बीच है। नमस्कार, मेरा नाम विंध्या मालविया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इजराइल की पूरी कहानी समझने के लिए, उसके इस व्यवहार की, उसके प्रकृति की कहानी समझने के लिए हमें इजराइल को शुरू से जानना होगा। इजराइल, जो कि भारत के पश्चिम में बसता है, जो कि तमाम अरब देशों जैसे जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इराक आदि से घिरा हुआ है। इस इजराइल की कहानी शुरू से शुरू करते हैं। 1047 में एक ज्यूस राजा हुए, किंग सोलेमन। उन्होंने एक इबादत खाना, मंदिर, कुछ भी कह लें, उसका निर्माण कराया, जिसे टेम्पल माउंट या फर्स्ट टेम्पल कहते हैं। 586 बीसी में बेबीलोनियन आए, जिन्होंने इसे ध्वस्त करा दिया। इसके बाद पर्शियन आए, जिन्होंने इसका फिर से निर्माण कराया। हालांकि अभी फर्स्ट टेम्पल तो नहीं रह गया, इसका नाम अब सेकंड टेम्पल हो गया। समय बीतता गया। अब आए रोमन, जिन्होंने इसका फिर से विध्वंस करा दिया। और पूरे विध्वंस के बाद यहां पे बची एक वॉल, जिसे वेस्टर्न वॉल कहते हैं। रोमन साम्राज्य चलता रहा और ज्यूज जो थे, उन पर रोमन का इतना अत्याचार हुआ कि वो यहां से भागने के लिए, पलायन के लिए मजबूर हो गए। ज्यूज पलायन करके सबसे नजदीक यूरोप गए। उनका यूरोप जाना काफी आसान रहा, क्योंकि वो पास में ही था। रोमन साम्राज्य का अत्याचार बढ़ता रहा। कुछ बचे ज्यूज परिवार में ही एक परिवार में जीसस का जन्म हुआ। हालांकि जीसस का जन्म तो ज्यूस परिवार में हुआ था, लेकिन वैसे ही जैसे बुद्ध जी का जन्म हमारे यहाँ हिंदू परिवार में हुआ, लेकिन उन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की, बौद्ध धर्म की, वैसे ही ज्यूस परिवार में जन्म लेने के बाद भी जीसस की रुचि अचानक से एक नए धर्म में पनपी और उन्होंने बड़े होकर एक नए धर्म की शिक्षा देना स्टार्ट किया, जिसे क्रिश्चियनिटी कहते हैं। उनके इस कदम से ज्यूस राजा इतने नाराज हुए कि उन्होंने जीसस को कील ठुकवा दी और इस तरीके से उनका देहावसान हो गया। 306 ईस्वी में इसी रोमन साम्राज्य के क्रमिक विकास में एक राजा थे, जिनका नाम किंग मलेशियस था, जिनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट आया, जिसको अचानक से क्रिश्चियनिटी में बड़ी रुचि पनपी और उसने ज्यूस होते हुए भी क्रिश्चियंस को भरोसा देने के लिए, जहां पे जीसस का बलिदान हुआ था, जीसस को मृत्यु दी गई थी, वहां पे चर्च ऑफ द होली सेपल्कर की स्थापना की, निर्माण कराया। ये बाद में टेम्पल माउंट से ये 2 किलोमीटर दूर था। इसे अल अक्सा, हरम अल शरीफ के नाम से, माफ कीजिएगा, इसे हरम अल शरीफ के नाम से बाद में मुसलमान भी जानने लगे। रोमन का क्रमिक विकास चलता रहा। 638 बीसी में रोमन साम्राज्य का अंत आया और अब आए अरब आर्मी। इनका विकास इजराइल में पूरी तरीके से फैल गया। हालांकि अभी जितना आप क्रिश्चियंस और मुस्लिम में विरोध देखते हैं, पहले इतना विरोध नहीं था। पहले ज्यूस और मुस्लिम जो थे, इनके धर्म में काफी समानता होने की वजह से इनमें आपस में सिमिलरिटी और मतैक्य काफी हद तक था। ये अरब साम्राज्य जो था, ये धीरे धीरे इजराइल में फैलता गया और यहाँ पे इन्होंने डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद का निर्माण कराया। अब आप पूरी कहानी समझिए। 1047 में राजा आए,
किंग सुलेमान, उन्होंने ज्यूस कम्युनिटी के लिए एक टेम्पल, फर्स्ट टेम्पल बनवाया। वहीं 306 एडी में आए कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट, जिन्होंने क्रिश्चियंस के लिए, यानी कि जहां पे जीसस की मृत्यु हुई थी वहां पे चर्च ऑफ द होली सेपल्कर बनवाया। और वहीं पे जब अरब आर्मी आई तो उन्होंने अल अक्सा मस्जिद का निर्माण कराया। ये सब कुछ 37 एकड़ के इलाके में फैला हुआ था। ये 37 एकड़ का इलाका आज तक लड़ाई का कारण बना हुआ है। ये क्योंकि मुस्लिम, ज्यूस और ईसाई 3 धर्मों के केंद्र बन गए। सब कुछ यूं ही चलता रहा। 1819 के आसपास ज्यूस जो थे, जिन्होंने पलायन ले रखा था, उन्होंने फिर से अपने देश में वापसी की सोची। हालांकि ज्यूस ने कभी भी अपनी मातृभूमि भूली नहीं, लेकिन उनकी स्थिति काफी कमजोर हो गई थी, तो वो वापसी चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे थे। 1819 के आसपास उन्होंने वापसी का पूरा मन बनाया, लेकिन इस वापसी ने एक राजनीतिकरण का रूप ले लिया। ज्यूस जिन्होंने एक मुहिम भी चलाया जिसे ज्यूनिज्म कहा गया, लेकिन ये मुहिम राजनीतिकरण का केंद्र बन गया। हालांकि ज्यूस की वापसी केवल इसलिए नहीं थी कि उन्हें अपनी मातृभूमि में वापसी चाहिए थी। उनकी वापसी इस वजह से भी थी क्योंकि यूरोप में उनके साथ सेकंड सिटीजन की तरह व्यवहार किया जाता था। वो इस तरीके से अलगाव महसूस करते करते अब थक चुके थे, तो उन्हें उनकी मातृभूमि में जाना अब केवल शौक, जरूरत ही नहीं, मजबूरी भी बन गई थी। ये पलायन धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और दिन आया 1914 का, जब हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन ने ज्यूस का साथ दिया। हालांकि इसके पीछे ब्रिटेन की फूट डालो और राज करो की ही नीति रही, जो 1942 में जाके सामने आई। लेकिन फिलहाल तो सच ये था कि 1914 के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ज्यूस का साथ दिया ब्रिटेन ने, और ओटोमन साम्राज्य, जो कि वहां इजराइल में राज कर रहा था, वहां पे जर्मनी का साथ रहा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ज्यूस ने इतनी अच्छी मदद करी कि ब्रिटेन ने ये घोषणा करी कि अगर हम वर्ल्ड वॉर जीतते हैं तो हम ज्यूस कम्युनिटी का इजराइल में पलायन कराएंगे, मतलब वहां उन्हें माइग्रेट करेंगे। ऐसा ही हुआ। ब्रिटेन जीता और ब्रिटेन ने अपने कहे का यहाँ पे मान रखा। हालांकि ये ब्रिटेन का सकारात्मक पहलू नहीं था, मैं आपको फिर से गौर कराऊंगी। ब्रिटेन यहाँ पे एक नया दिमाग रच रहा था अपनी वही फूट डालो और राज करो की नीति के अंतर्गत। खैर, पहले विश्व युद्ध को जीतने के बाद ब्रिटेन ने एक बैलेफर घोषणा करी, जिसके थ्रू ज्यूस जो थे, इनका अब घोषित रूप से पलायन इजराइल में होने लगा। ये सब कुछ यूं ही चलता रहा। थोड़े थोड़े पलायन होते होते स्थिति यूं आ गई कि ये पलायन वहां पे सबसे बड़ी जाति बनके उभरने लगी। और चूंकि ये जिद्दी थे, इन्हें अपने अस्तित्व की लड़ाई पहले से ही बहुत अच्छे से आती थी। ज्यूस कम्युनिटी को आप यूं हल्के में ना लें। जो मोसाद, आज भी आप इनका सेना सुनते हैं, जिसकी काफी चर्चे आपने सुने होंगे, वो मोसाद यही ज्यूस हैं। खैर, वो बात की बात है। ये पलायन चलता रहा और बात आ गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का साथ दिया ओटोमन साम्राज्य ने, जो कि अरब लोग इजराइल में बसते थे, और ब्रिटेन का साथ, ब्रिटेन, यूएस और यूएसएसआर ये एक थे, इनका साथ हमेशा की तरह बढ़ चढ़ कर दिया ज्यूस ने। ज्यूस तो अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए यहां साथ देता रहा, लेकिन 1942 में एक व्हाइट पेपर लोगों के हाथ आया, जिसमें पता चला कि ये सब कुछ ब्रिटेन अपनी एक साजिश के तहत करता आया था। ब्रिटेन यूं तो अरब वासियों से कहता था कि वो अरब में शांति चाहता है, और इधर ज्यूस को पलायन करने पे हमेशा भड़काता रहा। खैर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1941-42 की जो लड़ाई थी, इस लड़ाई में ज्यूस ने हमेशा की तरह ब्रिटेन का साथ दिया, और इस साथ में जैसा कि जर्मनी हार गया और ब्रिटेन जीत गया। हालांकि ये साथ ब्रिटेन के किसी बहुत अच्छे बिहेव की वजह से नहीं दे रहा था ज्यूस। हिटलर
जो जर्मनी का शासक था उसने न जाने कितने अत्याचार ज्यूज पे किए थे। जर्मन में निवास करने वाले ज्यूज कम्युनिटी हिटलर से परेशान हो गई थी। इस अत्याचार का कारण एक ये भी था कि ज्यूज कम्युनिटी जो थी वो जमीन के खरीद फरोख्त का काम करती थी, जो अरब वासियों के लिए नागवार था। ये उनके लिए पाप समझा जाता था, लेकिन ज्यूज कम्युनिटी ये काम करती थी। इससे भी हिटलर ने इनका विरोध किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब हिटलर हारा तो और ब्रिटेन जीता, तो ब्रिटेन चाहता तो ज्यूज को पूरी तरीके से स्थापित कर सकता था, लेकिन ब्रिटेन ने अपनी वही फितरत को दोबारा दोहराया जो उसने भारत के साथ करा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद ब्रिटेन ने यह सारा मामला यूएन को दे दिया। यूएन, ब्रिटेन का मानना था कि अब इस मामले को यूएन देखेगा कि जेरूशलम में किसका आधिपत्य होना चाहिए। यूएन ने इसके लिए 11 सदस्यीय एक टीम बनाई। इस टीम ने एक फैसला लिया जिसमें कहा गया कि पैलेस्टीन देश, जैसे कि गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी है, ये पैलेस्टीन को दे दिया जाए और बीच का जो इजराइल का इलाका है वो ज्यूज को दे दिया जाए। इस पे लगभग सभी देशों ने इसके पक्ष में मत किया। हालांकि भारत एकमात्र नॉन मुस्लिम देश था जिसने इसके विरोध में वोट किया था और कहा था कि पैलेस्टीन का बंटवारा यूं गाजा पट्टी और वर्ल्ड बैंक में नहीं होना चाहिए, वेस्ट बैंक में नहीं होना चाहिए। लेकिन मत सकारात्मक इतना ज्यादा पड़े कि ये बंटवारा हो गया और जो नक्शा आप आज देख रहे हैं ये 1946-47 में बन बैठा और इजराइल के दोनों तरफ गाजा पट्टी और वर्ल्ड बैंक यानी पैलेस्टीन का निवास करा दिया गया। यह घटना थी फरवरी 1946 की। ऐसा फैसला आने के बाद ही ब्रिटिशर्स वहां से धीरे से निकल लिए। ब्रिटिशर्स ये जानते थे कि सारे अरब कंट्रीज मिलके इजराइल पे हमला करने वाले हैं ताकि यहां से ज्यूज को हटाया जा सके। ऐसा ही हुआ। अगले ही दिन सारे अरब कंट्रीज जिसमें लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, इराक आदि शामिल हैं, इन्होंने मिलके इजराइल पे हमला कर दिया। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद भी इजराइल इस युद्ध को जीता। इसके आगे की कहानी, आखिर 1950 के बाद ऐसा क्या हुआ कि हमास का उदय हुआ, ऐसा क्या हुआ कि गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक की लड़ाई इतने सशक्त होने के बावजूद भी इजराइल नहीं संभाल सका, नहीं खत्म कर सका। इसको जानने के लिए इस वीडियो का पार्ट 2 जल्दी ही आपके बीच आएगा। तब तक के लिए नमस्कार।